पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए वॉल्यूम नंबर 2 का मॉडल पेपर नंबर 4 आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। इसके पहले मॉडल पेपर 3 तक अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक मैंने दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आइए गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप एक बात अच्छे से जानते हो कि अब री एग्ज़ाम से संबंधित आपको तनिक भी गाइस ये नहीं सोचना है कि पेपर कब तक होगा, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता चल गई है कि पेपर आपका जो है ये जुलाई में हो ही जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया है। तो इस वजह से आपके पास 1 महीने का समय है और 1 महीने में भी आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आइए गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं और मॉडल पेपर नंबर 4 के पहले सवाल को रखते हैं। ये वॉल्यूम 2 का है मॉडल पेपर 4। इसके पहले मॉडल पेपर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आइए मॉडल पेपर 4 के पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, दोनों लैंग्वेज में सवाल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। सवाल है कि किस देश को जोगियों का देश या फिर हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। किस देश को जोगियों का देश या फिर हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया को। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक बात अच्छे से जानते हो कि नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ के जो गाइस तानाशाह कौन है, वो है किम जोंग। तो जोंग यानी कि जोगियों का देश इसी वजह से कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी। अगर वैसे कहा जाए तो इंडिया में इन 1916 यानी 1916 में लखनऊ समझौते से संबंधित है। लेकिन अगर ये ऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो गाइस ये तुर्की से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो तुर्की ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है ये तुर्की से हुई थी। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। गाइस फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये हो जाएगा महायान बौद्धिज्म यानी महायान बौद्ध धर्म। राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर महायान बौद्ध धर्म। बोधिसत्व की अवधारणा जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एम के गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी या जिन्हें आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। मोहनदास करमचंद गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी आंसर। अगला है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल जो है किस देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 6। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। रियाल जो है किस देश की मुद्रा है, ब्राज़ील की है। अगर ब्राज़ील की कैपिटल की बात की जाए यानी ब्राज़ील की जो राजधानी है ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर सी। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये किस वर्ष मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये पहला विश्व पर्यावरण दिवस ये जो है कब मनाया गया था। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और मेरे प्यारे भाई ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये किस वर्ष मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1972 यानी 1972। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है।
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने गीतांजलि लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है? देखिए हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन को कंप्लीट करवाना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा रहा हूं। और गाइज अब से मैं ये टारगेट लेकर चलने वाला हूं कि दिन में 2 मॉडल पेपर मैं करवा दिया करूं। आज तो नहीं है लेकिन कल से कोशिश करूंगा कि दिन में 2 मॉडल पेपर आपके और हो जाया करें, ताकि गाइज आपको अपने एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। इस वजह से मेरे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन, क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिला करे, ठीक है। ताकि देखो आप एक बात अच्छे से जानते हो कि ज़्यादा हमारे पास टाइमिंग नहीं हो पाती है, या फिर टाइम कंज्यूम कर गाइस हमें थोड़ी सी समस्या है ना, टाइम टेबल की थोड़ी समस्या हो जाती है, ड्यूटी वगैरह होती है, इस वजह से टाइम थोड़ा सा सही नहीं हो पाता। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं क्लास आपके ले लेता हूँ। इस वजह से मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जब भी क्लास आपकी हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत उस क्लास का फ़ायदा उठा पाओ। इस वजह से मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बहना। अगला सवाल है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आंसर सी, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा NH44, यानी कि नेशनल हाईवे 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा जूट को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इस वजह से स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो ये गाइज आपके जूट से भी संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत में कौन सा राज्य गेहूँ का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है? भारत में गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में गेहूं का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? इन विच ऑफ दीज सिटीज इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कटक में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक। देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहा जाए या केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहा जाए, बात एक ही है, ये दोनों जो है आपका ये कटक में ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं? थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रेडियो आयोडीन 131। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रेडियो आयोडीन 131। अगला सवाल है आपके सामने, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? आपको बताना है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच हार्मोन्स इज सेक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस? राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ये हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 18।
राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें कौन साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है। अनऑथोराइज्ड अकाउंट एक्सेस, अनाधिकृत खाता पहुंच, ये भी किया जाता है। ट्रोजन को बॉटनेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हमला, ये भी किया जाता है। ईमेल स्पूफिंग और स्पैमिंग, ये भी किया जाता है। लेकिन किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करे, ये जो है ये साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नौकरी खोजने, पेशेवर से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा डैश हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इसमें से कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट है। देखिए फेसबुक होगा नहीं, ट्विटर होगा नहीं, इंस्टाग्राम होगा नहीं, लिंक्ड इन होगा आपका। ए आंसर राइट हो जाएगा लिंक्ड इन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है जो उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो जो भी गाइज ऑप्शन नंबर ए बता रहे उत्तराखंड, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने कि भामाशाह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है। भामाशाह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की। भामाशाह पशु बीमा योजना राजस्थान की बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिए गए ऑप्शन को ध्यान दिया जाए तो सूर्य, चंद्र, शनि, इन तीनों ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। दैट आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। Which of the following agencies act as the nodal agency for cyber security in India। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये क्वेश्चन जो है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है कि शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। देखिए शाकंभरी देवी मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर सहारनपुर में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशासन को संचालित किया जाता है। आपने गाइस देखा होगा रेडियो ऑपरेटर एग्जाम में भर भर के सवाल इस अधिनियम से पूछे गए थे, पुलिस अधिनियम 1861। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर पुलिस एक्ट 1861 से संबंधित जो भी प्रशासन है इसी को संचालित किया जाता है यूपी पुलिस में। मेरे प्यारे भाई वीडियो पहले मैं आप सभी को इंद्रधनुष 2.0 जो है किससे संबंधित है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इंद्रधनुष 2.0 जो है इस दिए गए ऑप्शन के थ्रू कहा जाए तो किसी से भी नहीं है, क्योंकि इंद्रधनुष का संबंध जो है ये टीकाकरण यानी बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं गलत हैं। अगला है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। सबसे पहले जीएसटी जो है ये किस देश में लागू किया गया था। देखिए जीएसटी जो है सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज नन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो।
नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वाज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? देखिए राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते ही हैं दक्षिण अफ्रीका से ही भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो अवधारणा ये ली गई है, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका? वी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और मेरे प्यारे भाई इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकें, तो वो हो जाएगा 1। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बल्कि यहाँ पे जो आपका पुलिस है ये आपका हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत, व्यापार भी आपका हो जाएगा यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत, रक्षा भी आपका हो जाएगा इसी के अंतर्गत। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? 32 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा एक पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय जो है ये पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम ये है, लेकिन मेघालय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कल्हड़ जो हैं राज तरंगिणी के लेखक हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनाई गई थी? देखिए हवा महल जो है ये सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, ये बात आप जानते ही हैं, बट ये कब बनवाया गया था ये पूछा गया है। राइट हो जाएगा 1799 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1799 में। अगला है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला 1799 में। अगला है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थीं? आपको बताना है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की एक महान विदुषी थीं? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, संस्कृत भाषा की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? अब यहाँ पे अगर देखा जाए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे देखो स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार देता है, बट अब यहाँ पे आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और मेरे प्यारे भाई अब इसे विधिक कानून के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत रख दिया गया है, इस वजह से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आर्टिकल 360। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि अब तक भारत में कुल कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, तो ध्यान रखिएगा अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो सी आंसर राइट होगा। अगला है कि गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा राजस्थान का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस जी के विषय कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं हिंदी के सब्जेक्ट्स की तरफ। हिंदी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे भाई आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि गाइस आपको क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, क्योंकि क्लास के नोटिफिकेशन का कोई टाइम नहीं है। इस जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। इस वजह से गाइस आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे।
ओके, चलिए हिंदी के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नाक और मुंह दोनों। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण स्थान कौन से हैं, नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। ये गलत है, ध्वनि लिखा है यहाँ पे, ये राइट होगा आपका ध्वनि, इस तरीके से लिखा है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है प्रयत्न के आधार पर लय जो है किस प्रकार की ध्वनि है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पार्श्विक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेड है आपका उत्क्षिप्त हो जाएगा, प्रंगिम्बित आपका रा हो जाएगा। अगला है कि दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। रूपधन आंतरण नहीं, रूपाधन आतरण नहीं, रूपाधन अंतरण नहीं, रूपधन अंतरण, ये आपका हो जाएगा रूपांतरण का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऊपर ये प्रभाव हुआ है, प्रभाव हुई नहीं होता है, प्रभाव हुआ होता है, तो ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग। निर्माण किया गया, विवाह हुआ है। अगर शादी दिया होता तो शादी हुई, तब शादी आप कह सकते थे कि स्त्रीलिंग है, लेकिन विवाह होता है, शादी होती है। पर और भाषा जो है, ये भाषा उनकी भाषा अच्छी है, तो भाषा जो है आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से इतर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। 43 नंबर सवाल है, राइट हो जाएगा मेल। मेल जो ये इतर का नहीं है बल्कि नीच, चरस, अंत्यज है। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बीच के दो सवाल आपकी यहाँ पे साफ नहीं है। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, किस का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। देखिए आप जानते हैं कि बहुवचन में अगर प्रयोग कहा जाए तो आपका प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये जो है आपका ये बहुवचन में होता है, वायु हो गया, और इसके अलावा आपका दर्शन हो गया। देखो दर्शन दिए जाते हैं, दर्शन दिया नहीं। अगर कहा जाता है तो कहते हैं ना कि भगवान ने उनको दर्शन दिए, या भगवान ने हमें दर्शन दिए, या न कि दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आंसर। दर्शन जो है आपका सदैव बहुवचन होता है। अगला है 47 नंबर सवाल, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है। 47 नंबर सवाल है कि योजक चिन्ह कौन सा है, बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी आंसर, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है लगभग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए तो ये विपरीत चीज़ों को दर्शाने के लिए होता है, यानी कि द्वंद्व समास में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे लाभ और हानि के बीच योजक चिन्ह का ही प्रयोग होता है, माता पिता के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, पति पत्नी के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लड़का लड़की के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस तरीके से जो विपरीत शब्द के अर्थ को दर्शाते हैं वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। और वाक्य दिया गया है, रोहन चाय पी कर बैठ गया। रोहन जो है चाय पी कर बैठ गया, इसमें आपको बताना है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक कब होगा, जब किसी को प्रेरणा दी जाए। जैसे आपने उससे पानी मंगवाया, यानी जब प्रेरणा दे करके काम किया जाए तब वहाँ पे प्रेरणार्थक होगा। नाम धातु कब होगा, यहाँ पे जब कहा जाए कि उन्होंने उसको लतियाया, या लतियाना, हथियाना, ये सब बतियाना आपकी नाम धातु में आ जाएगा। संयुक्त कब हो जाएगा, जब दो को जोड़ा जाए तब संयुक्त हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पूर्वकालिक, यानी एक काम हो करके दूसरा काम जब हो तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे आप पढ़ कर सिलेक्शन लोगे, पढ़ करके तब सिलेक्शन लोगे ना, तो यहाँ पे पूर्वकालिक होगा। उसी तरीके से रोहन चाय पी करके तब बैठा है ना, तो यहाँ पे पूर्वकालिक है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे देखिए पहला है कि विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियाँ थीं। विद्यार्थियों के मेले होना चाहिए था, तो यहाँ पे की नहीं के होना चाहिए था। आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं। आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में, ये गलत है। आप इस प्रदेश में शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं, ये होना चाहिए था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। ठीक है, मैं ये काम देखूंगा कि हो सकता है या नहीं, ये क्या शब्द है।
यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। यानी पुत्रवत का मतलब है कि पुत्र के समान। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य में एक अधोरेखित रेखांकित शब्द हैं, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध हैं, उस शुद्ध रूप का चयन कीजिए जो चिन्हित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, शुद्ध वर्तनी बताना है। दुष्चरित्र की शुद्ध वर्तनी इसमें क्या होगी? देखो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दुष्चरित्र की शुद्ध वर्तनी जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, चित्रा मुदगल को उनकी किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? चित्रा मुदगल को उनकी किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? राइट हो जाएगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या कह रहा है कि सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे के बीच में कविता ये किस रचनाकार की है? बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर केदारनाथ सिंह की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह की है। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 53। राइट हो जाएगा भीष्म साहनी। और इनकी एक और रचना है तमस, जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया है, तो तमस भी इन्हीं की रचना है भीष्म साहनी की। तो राइट हो जाएगा चीफ की दावत भीष्म साहनी की है, बी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? देखिए प्रेमचंद्र द्वारा इसमें कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेम आश्रय, ये जो है मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। जय पराजय जो है ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ अश्क की है। तो मेरे प्यारे भाई जय पराजय जो है ये उपेंद्र नाथ अश्क की है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बी आंसर उपेंद्र नाथ अश्क की जय पराजय। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन से हैं? हम सभी जानते हैं कि अभी विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, ये सरल हो जाएगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक जंग जारी रहेगी, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो बच्चों पर दया नहीं करते वह बड़े संगदिल होते हैं, ये भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। राधा दुष्ट है इसीलिए जब वह आती है मैं चल देता हूँ, ये आपका संयुक्त वाक्य है, डी आंसर राइट हो जाएगा। मोहन बाजार पहुँच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन बाजार पहुंच गया। देखो अनेकार्थक कब होगा? जब अनेक अर्थ निकले। पूर्वकालिक कब होगा? जब एक काम हो जाए। सकर्मक कब होगा? जिसमें कर्म दिया गया हो। मोहन बाजार पहुंच गया, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब देखो यहाँ पे धान ये भी तद्भव है, दाहिना ये भी तद्भव है और धोती ये भी तद्भव है। लेकिन धैर्य जो है आपका ये तत्सम शब्द है। धैर्य का जो तद्भव होता है ये धीरज होता है, तो धैर्य का तद्भव जो है ये धीरज होता है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। धैर्य जो है ये तद्भव नहीं बल्कि तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 58 से 60 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश है, एक बार मैं इसे जल्दी से पढ़ देता हूँ। गद्यांश है, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न में प्रत्येक विचारशील मनुष्य को झकझोरा है। जब आप इस पर मनन करते हैं तो पाते हैं कि एक शरीर है जिसे एक मस्तिष्क चला रहा है। शरीर कुछ अणुओं का घनीभूत पुंज है। इस शरीर के भीतर जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तत्व अपना सामंजस्य बनाकर शरीर को संचालित करते हैं। आपके मस्तिष्क के बिना इन पंच तत्वों से निर्मित शरीर का कोई भी आधार नहीं है। मस्तिष्क का भौतिक निर्माण तो माता पिता के जैविक गुणों से हुआ है, किंतु सोच की निर्मित शिक्षा, धर्म, संस्कार और संगति से होती है। फिर आप कौन हैं? आप न तो मस्तिष्क हैं और ना ही शरीर। हमारी सोच समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। वास्तव में आपके पास अपना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आपने बाहर से उधार नहीं लिया और वह अपरिवर्तनशील है। आप अपने शरीर और मस्तिष्क की सीमा से बाहर निकलकर मनन करेंगे तो पाएंगे कि जब तक आप भीतर ही कुछ ऐसा ना खोज लें जो बाहरी संसार पर निर्भर नहीं करता, तब तक आप स्वयं को खोज नहीं पाएंगे।
आप कह सकते हैं कि मैं शरीर, मन, मस्तिष्क से परे एक आत्मा हूँ। वह आत्मा कहाँ है? क्या उसे अनुभव करना संभव है? असल में मनन, चिंतन, अध्यात्म एवं ध्यान के द्वारा अपने भीतर एक नियत तत्व का आभास होने लगता है, जिसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जो परिवर्तनों से नहीं डरता, जिसे मृत्यु से भी भय नहीं है, क्योंकि उसने न जाने कितनी बार मृत्यु का सामना किया है और पुनः जन्म लिया, जो अपने भीतर समृद्ध है, संतुष्ट है, प्रसन्न है। इसी आत्म तत्व को भी जो जितना अधिक जागृत कर लेता है, वह उतना ही अधिक स्वयं को खोज लेता है, वह उतना ही अधिक जानता चला जाता है वास्तव में मैं कौन हूँ। इस दिए गए गद्यांश के अनुसार सवाल है आपके सामने कि निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। निर्भर शब्द में, अब वैसे भी अगर कहा जाए तो ये गद्यांश के अनुसार नहीं, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि निर्भर में उपसर्ग कौन सा है। अब देखो यहाँ पे निर्भर में अगर उपसर्ग की बात की जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा निर उपसर्ग है, लेकिन र के नीचे हलंत होना जरूरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गद्यांश के अनुसार इस शरीर को कौन चला रहा है। अभी जस्ट आपने देखा कि गद्यांश के अनुसार शरीर को कौन चला रहा है। बताया जा रहा है कि अगर मस्तिष्क नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, यानी मस्तिष्क जो है यही शरीर को चला रहा है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से कौन अज का अनेकार्थी है? अज का अनेकार्थी कौन सा है? राइट हो जाएगा बकरा। बकरा जो है अज का अनेकार्थी है और अजह जो है ये बकरी होती है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका बकरा। बकरा जो है अज का अनेकार्थी है। अगला है कि आत्म तत्व को जागृत करने के कौन से उपाय बताए गए हैं? आत्म तत्व को जागृत करने के कौन से उपाय बताए गए हैं? अभी आपने देखा चिंतन करना, ध्यान करना, अध्यात्म करना, यानी दिए गए ऑप्शन सभी ये डी आंसर राइट हो जाएगा। आत्म तत्व को जागृत करने के लिए सभी बताए गए हैं, डी आंसर राइट हो जाएगा। शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगति से किसका निर्माण होता है जो परिवर्तनशील भी है? अभी अभी आपने देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, भाई देख लो यहाँ पे। हमारी सोच समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। हमारी सोच जो है समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है, और वही सवाल हमसे पूछा गया है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि शिक्षा, धर्म, संस्कारों और संगति से किसका निर्माण होता है जो परिवर्तनशील भी है? तो सोच हो जाएगा डी आंसर। वह चम्मच से चावल खाता है, इस वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? अब देखिए, आप जानते हैं कि कारक जो है आपका, ये अगर देखा जाए इसमें चम्मच से में, तो आपका करण कारक है। क्योंकि करण कारक क्या कहता है कि करण कारक में से या के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वह चम्मच से, तो भी आप कह सकते हैं कि करण है, या चम्मच के द्वारा चावल खाता है तो भी आप कह सकते हैं कि करण कारक है। तो करण कारक हो जाएगा आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। संबंध में क्या होता है? का, की, के, रारी, रे, ये आपका संबंध में होता है। अधिकरण में होता है स्थान का बोध कराया जाता है में और पर। कर्ता में क्या होता है? ने का उपसर्ग लगा होता है। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा, इस रेखांकित शब्द क्या है? मतलब कौन सा सर्वनाम है? देखो, अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो जो और सो जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। राइट हो जाएगा सी आंसर संबंधवाचक। जो करेगा सो भरेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण होना, अधिक प्यारा होना। राइट हो जाएगा डी आंसर अधिक प्यारा होना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में जो बहुत है ये किस प्रकार का विशेषण है? अब देखो यहाँ पे बहुत बताया गया, मतलब कितना काम है आप इसे गिन नहीं सकते हो। अब यहाँ पे ना तो संख्यावाचक होगा, ना तो सर्वनाम का कोई बात बताया गया है, और ना ही यहाँ पे कोई गुण की बात बताई गई है। राइट हो जाएगा परिमाणवाचक है, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान भोलेनाथ। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता। अगर बहुब्रीहि नहीं होता तब आप कह सकते थे कि कर्मधारय, बट यहाँ पे बहुब्रीहि है तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रसार के विलोमार्थी शब्द का चयन करें। प्रसार का विलोमार्थी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इतनी तेज़ी से बोलता हूँ कि आप तक आवाज़ सही जाए, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, आप देख लो, सुन लो भाई, गर्मी लग रही है, फ़ैन चलाना पड़ता है। देखा आपने, ये फ़ैन की आवाज़ आती है मेरे प्यारे भाई, इस वजह से मैं तेज़ बोलता हूँ ताकि आप तक आवाज़ हमारी साफ जाए। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, गर्मी से बचकर रहना।
देखो प्रसार का विलोमार्थी शब्द, ना तो खिन्न होगा, ना तो उत्क्रोच होगा, ना ही अभाव होगा। राइट हो जाएगा संकोच, बी आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से सची के पर्यायवाची का चयन कीजिए। सची, सची का मतलब आप जानते हैं क्या है? सची जो है ये इंद्र की पत्नी है, तो इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सची। यहाँ पे अमरावती जो है ये इंद्र की पत्नी नहीं है, ना तो इंद्री हैं। राइट हो जाएगा पुलोमजा, क्योंकि पुलोम जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है और इसमें जा लगा करके इंद्र की पत्नी को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पुलोमजा जो है ये सची का पर्यायवाची है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके सामने कि नेति और नेति, इसका सही अर्थ क्या है? नेति और नेति, इस नेति का मतलब है झंडा और नेति का मतलब है चिन्ह। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर। अगला है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण झनक, में अलंकार बताइए। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। वी आंसर राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 72 नंबर सवाल। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कर्तवाच्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 73 नंबर सवाल। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत उपसर्ग है। उत के साथ हलंत होना जरूरी है। ए आंसर राइट हो जाएगा। भावना शब्द में प्रत्यय बताइए। राइट हो जाएगा सी आंसर, भावना में अना प्रत्यय है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75। हरिपु आंतन की कुंडली कर जोगनी चबात, पीबई में पगी मनो जुबत जलेबी खात, इसमें कौन सा रस है? रिपु आंतनु की कुंडली कर जोगनी चबात, पीबई में पागी मनो जुबत जलेबी खात, इसमें जो है ये कौन सा रस है? इसमें जो है ये आपका है विभत्स रस। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, विभत्स रस। डी आंसर राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका बचता है